उस चीज़ को कैसे महसूस कर लेते हैं जो एक आशिक तब महसूस करता है जब दिल टूट जाता है। मुझे लगता है कि संगीत हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होता है। उद्योग कुछ मैदानी जिलों में ही सिमट के रह जाते हैं, उनका जो लाभ है वो पहाड़ों तक पहुंचता नहीं, पहाड़ तक वो यूनिट्स लगती नहीं जो पहाड़ के नेचर के उद्योग हैं। हमने उत्तराखंड के अनुकूल पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देश में शायद एकाध कोई राज्य होगा जिसने उद्योग का दर्जा दिया। राम तेरी गंगा मैली, राम लखन राम लीला, तो क्या कारण है कि राम आपके रग रग में बसे हुए हैं। आर रजा ए अली एम मुराद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। और आज हमारे इस प्रोग्राम के इस एपिसोड के विशिष्ट मेहमान हैं उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी राजीव चौधरी जी। राजीव जी दिल्ली से आते हैं और दिल्ली में इनकी सत्ता एक दशक लगाने को तैयार है। उत्तराखंड में भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने अपनी सक्रियता बढ़ाई है, उसने दो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को, यानी जो सत्ता में है बीजेपी और जो मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उनको उनमें बड़ी घबराहट देखी जा रही है। इनकी अपनी पॉलिसी है, अपनी स्ट्रेटजी है और उसके माध्यम से दोनों पार्टियों को बड़ा सरदर्द दिया है। ये सरदर्द उनके लिए होगा जो चुनाव या चुनावी राजनीति में है, लेकिन आम जनता के लिए एक बड़ा मंच, एक बड़ा फोरम भी दिया है, एक बड़ा विकल्प दिया है, जिसको लेकर के ही उन दोनों पार्टियों में घबराहट देखी जा रही है। क्या है इनकी स्ट्रेटजी, किस तरह से दिल्ली की जो पॉलिसी है उसको उत्तराखंड में लागू करेंगे, जबकि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है जिसकी अपनी चुनौतियां हैं, अपना भूगोल है और अपनी बहुत सारी मजबूरियां भी हैं। इन सब मुद्दों पे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे राजीव चौधरी से। तो दोस्तों सीधे चलते हैं राजीव जी के पास और उनसे करते हैं सवाल और जवाब। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम फेस टू फेस में। तो जैसा कि हमने कहा, आम आदमी पार्टी ने पिछले कुछ दिनों की सक्रियता से ही एक बड़ा पॉलिटिकल माइलेज हासिल किया है, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों को सरदर्द दिया है और आम जनता में एक आशा का संचार किया। उन्हें लगता है कि एक ऐसा फोरम भी हमारे बीच है, एक ऐसा विकल्प भी हमारे बीच है जो कांग्रेस और बीजेपी को एक कड़ी टक्कर दे सकता है, हमारी जो आशाएं हैं उनको साकार कर सकता है। तो इस स्ट्रेटजी की बात करें तो अपने आप को आप कहां खड़ा पाते हैं? उसमें एक और बात मैं आपको बता दूं कि जो कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी को दाम आदमी पार्टी भी कहती है। उनका कहना है कि पैसा दो और आम आदमी पार्टी में पद और प्रतिष्ठा हासिल करो। इसका भी जवाब चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। देखिए, जो आपने विपक्षी दलों के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं उसके बारे में कहा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उन लोगों के पास आम आदमी पार्टी के कामकाज के बारे में या किसी और चीज़ के बारे में कहने को कुछ नहीं रहा, तो ये निराधार तर्कहीन बातें उन लोगों ने दिल्ली में भी शुरुआत में यही किया था कि जब आम आदमी पार्टी वहाँ पर विस्तार का रूप ले रही थी, तब लोगों ने यही कहा कि यार ये तो छोटी सी पार्टी है, कोई भी व्यक्ति इसमें पद ले सकता है, कोई भी व्यक्ति इसमें टिकट ले आएगा पैसे देकर। लेकिन हम सब लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो लगातार पिछले 3 चुनावों में उस पार्टी को हरा रही है जो अपने आप को इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहलाने का दावा करती है। भारतीय जनता पार्टी, जो कि जिसको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शिकस्त दी है। तो ये तो तर्कहीन और निराधार बातें हैं, इन बातों में कोई ज़्यादा दम नहीं है। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपनी मेहनत से, अपने लगन से उस पद को प्राप्त कर रहा है और जनता का दिल जीत कर ही वहाँ पहुँच पा रहा है जहाँ आज उसको पार्टी में जिम्मेदारी मिली है। जहाँ तक आपकी बात रही विपक्ष की, तो देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि संख्या के आधार पर तो आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उस समय कोई और पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, तो कांग्रेस कहने को विपक्षी दल है। लेकिन आज अगर आप प्रदेश भर की गतिविधियाँ उठाकर देखेंगे, किसी भी मुद्दे पर कांग्रेस सरकार को घेरने में विफल रही है। सरकार और कांग्रेस जो है एक तरीके से नूरा कुश्ती लड़ रही है। उत्तराखंड की जनता भी इस बात को कह रही है कि ये तो मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, लेकिन मंत्रिमंडल जो है वो कांग्रेस का ही है। पिछले चुनाव से पहले क्या हुआ था ये आप सबको मालूम है। नाम वही थे, जो लोग पहले कांग्रेस से लड़ते थे अब वो बीजेपी में आकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए हमको देखना पड़ेगा। विपक्ष की अगर कोई कहलाने का हकदार है उत्तराखंड में, तो आज की तारीख में आम आदमी पार्टी है।
जो महंगाई से लेकर हर मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, जो जनता के बीच में जाकर अपना सर्वे कर रही है, जनता के बीच में जाकर लोगों के बीच में अपनी बात रख रही है। तो और जल्दी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दल भी इस बात को समझेंगे। राजीव जी, बिल्कुल आपने कहा कि आपने शायद कांग्रेस के नेताओं की चर्चा की जो ठीक 2017 विधानसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी में आ गए और सत्ता में आज हिस्सेदारी कर रहे हैं। अब बिल्कुल यही बात बीजेपी भी उठाती है। वह कहती है आम आदमी पार्टी के पास है क्या, उनके अकाउंट में कुछ नहीं है सिवाय दागी और बागी के। और वो कहते हैं इन दागियों और बागियों के भरोसे उत्तराखंड की जनता का, जिसको ये माना जाता है कि पॉलिटिकली बड़ी अवेयर जनता है, एजुकेशनली बड़ी अवेयर जनता है, वो कहते हैं ये उन्हें प्रभावित नहीं कर पाएंगे। सिर्फ दागियों और बागियों के भरोसे अगर आम आदमी पार्टी हमें टक्कर दे सकती है, यह मानने के लिए बीजेपी कतई तैयार नहीं है। इस पे क्या कहना है? देखिए, हम तो चाहेंगे कि बीजेपी इस गलतफहमी में चुनाव के आखिरी दिन तक रहे। इसी तरीके का अहंकार कांग्रेस ने दिल्ली में दिखाया था। आज कांग्रेस में का दिल्ली में सुपड़ा साफ हो चुका है। आज पिछले लगातार 2 चुनाव से कांग्रेस को 0 सीट मिल रही है। जब शीला दीक्षित जी से 2013 में पूछा गया था अरविंद केजरीवाल जी के बारे में, तो उनका भी यही कहना था कि कौन अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के पास तो 70 सीटों पर लड़ाने के लिए उम्मीदवार नहीं मिलेंगे। आज अगर बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है तो मुझे लग रहा है इससे आम आदमी पार्टी की राह आसान होने वाली है। और हम चाहेंगे कि बीजेपी अपने आखिरी दिन तक चुनाव के इसी अहंकार में रहे और जनता इस बात का जवाब देगी। राजीव जी, बीजेपी एक और बात कहती है, वो कहती है कि कांग्रेस एक लंबे पॉलिटिकल मूवमेंट का परिणाम थी और आम आदमी पार्टी एक बेहद छोटे पॉलिटिकल मूवमेंट का परिणाम है। वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की एक बी टीम है, या बी बल्कि और भी नीचे चले जाते हैं सी टीम है, आपका स्टैंडर्ड गिराते हैं। वो कहते हैं दिल्ली की सत्ता में जिस तरह से कांग्रेस को इन्होंने हिस्सा दिया आम आदमी पार्टी ने, उसने इनका मुखौटा नोच लिया एक तरह से। इसका क्या जवाब है आपके पास? देखिए, बीजेपी की ये जल्लाहट होना स्वाभाविक है। उसके कारण है आज बीजेपी को ये मालूम है कि उसकी टक्कर जो है वो कांग्रेस से नहीं है। आप बीजेपी से जब भी बात करेंगे वो कांग्रेस के बारे में बात नहीं करेगी, वो आम आदमी पार्टी की जो रफ्तार है विकास की, जिस तेजी से पार्टी बढ़ रही है। आप ये देखिए, पिछले 8 साल के अंदर अंदर एक पार्टी ऐसी जिसने 3 बार एक राज्य में सरकार बनाई, एक राज्य में मुख्य विपक्षी दल है, जिसके कि लगभग पूरे प्रदेश भर में अगर आप देखेंगे तो 100 के आसपास निगमों के चुनाव जीत कर आए हुए पार्षद हैं। तो बीजेपी का ये इस तरीके से झल्लाना स्वाभाविक है। उनको पता है कि बीजेपी का अगर आज की तारीख में कोई जवाब है, बीजेपी की जो विभाजनकारी जो नीतियां हैं उनका अगर कोई सही मायने में तोड़ ला सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की विकास की नीति है। और ये जनता भी इसी चीज़ से आम आदमी पार्टी से अपना जुड़ाव महसूस कर रही है। और जो भी व्यक्ति आम आदमी पार्टी से जुड़ता है वो इसे आशा, इस उम्मीद के साथ जुड़ रहा है कि उसका आने वाला भविष्य, उसके बच्चों का आने वाला भविष्य सुरक्षित रहेगा, उसको समाज में मिलने वाली मूलभूत सुविधाएं जरूर मिलेंगी। राजीव जी, बीजेपी एक और बात कहती है कि उत्तराखंड निर्माण के बाद लगभग 2 दशक तक उत्तराखंड राज्य राजनीतिक अस्थिरता का शिकार रहा। आपकी पार्टी जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में बेहद सक्रिय हुई है, उनका कहना है कि ऐसे बीएसपी भी थी और यूकेडी भी, उनके विधायक आते थे 2-4, वो कहते थे वो टिकाऊ नहीं बिकाऊ विधायक साबित होते थे। और आम आदमी पार्टी ने आज उसी वैक्यूम को भरा है, मंच बदल गया है। अगर कोई जीत के आता है तो ये भी अपने विधायकों को मंडी में बेचते हुए मिलेंगे। इस पे क्या कहना है आपका? देखिए, इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ से मिलेगा कि जब आम आदमी पार्टी ने 2013 में पहला चुनाव लड़ा और आम आदमी पार्टी के 28 विधायक जीत कर आए, भारतीय जनता पार्टी उस समय 32 सीटों के साथ प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी थी। जिस भारतीय जनता पार्टी ने गोवा से लेकर, मणिपुर से लेकर, कांग्रेस से लेकर और मध्य प्रदेश तक कांग्रेस के विधायकों में तोड़फोड़ कर अपनी सरकार बनाई, वो हमारे यहाँ से एक भी विधायक नहीं तोड़ पाई। बीजेपी ने पूरे प्रयत्न किए, पूरे कोशिश की और उन्होंने पूरा ये आशा रखी कि आम आदमी पार्टी में टूट होगी और 2013 में ही भारतीय जनता पार्टी की वहाँ सरकार बन जाएगी, और ऐसा हुआ नहीं। तो इस बात के लिए मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, जो इतिहास है वो अपने आप ये बात बता रहा है कि आम आदमी पार्टी का एक एक विधायक जो है वो जनता के सपने के लिए, लोगों के विकास के लिए काम कर रहा है। वो एक तोड़ फोड़ वाली जो राजनीति है, अरविंद केजरीवाल जी की जो विकास वाली राजनीति है, उसके अलावा हम लोग ये तोड़ फोड़ वाली राजनीति, भाजपा समझ रही है कि आम आदमी पार्टी के विधायक को तोड़ना उनके बस की बात नहीं है। दिल्ली में वो प्रयत्न कर चुके हैं, पंजाब में भी उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनके हाथ सिर्फ नाकामी ही लगी।
विकास माना जाता है कि जिस राज्य में राजनीतिक स्थिरता होगी विकास भी वहाँ स्थिर होगा। इसका एक बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ को देते हैं और बंगाल को भी इसका एक श्रेय जाता है। वहाँ लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में रही और बंगाल काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उत्तराखंड में पहली बार 2017 में अस्थाई सरकार दी बीजेपी ने, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। उनके पास आज बहुत सारे कामों का एक बड़ी लिस्ट है, बड़ी सूची है और मुख्यमंत्री स्वयं तमाम जिलों का दौरा कर रहे हैं। उनका पूरा अमला, उनकी पूरी पार्टी, उनके पास एक जबरदस्त संगठन है, जमीन तक का संगठन है, अलग अलग तरह के संगठन है, किसानों के लिए संगठन है, मजदूरों के लिए संगठन है, वकीलों के लिए संगठन है, महिलाओं के लिए संगठन है। उनको इस बात का एक तरह का प्राउड भी है कि हम अपने संगठन के माध्यम से अपने जो काम हमने किए हैं उसे धरातल पर ले जाएंगे और आम आदमी पार्टी से उन्हें कोई चुनौती वो मानते नहीं। ऐसा कई बार उनके बड़े नेता कहते भी हैं। तो आपने भी, चूंकि आप सहप्रभारी हैं और प्रभारी और सहप्रभारी बड़ी जिम्मेदारी की भूमिका में होते हैं, कुछ स्ट्रेटजी जो गोपनीय न हो, क्योंकि जब आप समाज में काम करते हैं तो स्ट्रेटजी बहुत गोपनीय होती नहीं और लगातार हम उसको देख भी रहे कि आप एक स्ट्रेटजी के तहत काम कर रहे हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी कि 2022 का जब चुनाव होगा आप उस स्ट्रेटजी के माध्यम से उत्तराखंड की सत्ता में अपने आप को खड़ा करने की कोशिश करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति से पहले जो आपने बातें कही, मैं एक बार उस पर आपका ध्यान दोबारा केंद्रित करना चाहूँगा। आपने जिक्र किया 2017 के प्रचंड बहुमत का। देखिए, उस चुनाव में लोगों ने त्रिवेंद्र रावत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं दिया था। जब वो चुनाव हुआ तो मोदी जी के नाम पर इस राज्य में वोट पड़ा और मोदी जी ने जब ये कहा कि डबल इंजन की सरकार आएगी और इस प्रदेश का विकास होगा, और आज की तारीख में आप डबल इंजन की बात छोड़िए, इस प्रदेश में 5 इंजन की भाजपा की सरकार चल रही है। सांसद भाजपा का, विधायक भाजपा के, मंत्री भाजपा के, पार्षद भाजपा के और ग्राम के प्रधान भाजपा के। अब इससे ज़्यादा और क्या जनता इनको दे सकती थी, लेकिन उसके बावजूद परिणाम क्या हुआ? आज पिछले 28 सालों में उत्तराखंड में बेरोजगारी का दर सबसे ज़्यादा है। आज पिछले कई सालों में पलायन की जो दर है, पहाड़ों से लोग निकलकर रोजगार की तलाश में अपने घरों को छोड़कर दूसरे प्रदेशों में जा रहे हैं। जिन मुख्यमंत्री की आप बात कर रहे हैं कि वो जिलों का दौरा कर रहे हैं घूम घूम कर, आपको ध्यान होगा भी सिर्फ 1 महीने पहले ही त्रिवेंद्र रावत जी को एक न्यूज़ चैनल ने सर्वे में इस देश का सबसे निकम्मा मुख्यमंत्री घोषित किया था और ये जनता के द्वारा किया गया सर्वे में ये निकल कर आया था। तो जहाँ तक इसकी बात रही कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी घूम घूम कर दौरा कर रहे हैं, देखिए जनता इस बात को भली भांति जानती है। ये चुनावी साल है, इस साल 4 साल कुछ किया नहीं, अब आखिरी के साल में वो घूम घूम कर अगर उनको लगता है जनता को बेवकूफ़ बना पाएंगे तो ऐसा होने वाला नहीं है। अगली बात आपने कहा कि भाजपा के संगठन की बात करी, आपने कहा आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी। देखिए, आम आदमी पार्टी की रणनीति बिल्कुल साफ है, कोई गोपनीय नहीं है। मैं आपके चैनल पर उसकी खुलकर उसके बारे में बात कर सकते हैं। हमारी रणनीति साफ है, हर व्यक्ति के तक, उत्तराखंड के हर व्यक्ति तक हमको ये जानकारी पहुंचानी है कि जब एक अच्छी सरकार होती है तो जो वहाँ के निवासी होते हैं उनको किस तरीके से सरकार के द्वारा फ़ायदा होता है। आज दिल्ली में एक गवर्नेंस का मॉडल चला है, आज दिल्ली में एक विकास का मॉडल चला है और उस विकास के मॉडल की वजह से वहाँ की जनता को आर्थिक रूप से हर महीने कम से कम दिल्ली की द्वारा जो सरकार के द्वारा जो स्कीमें चलाई जा रही हैं 7 से 8 हज़ार रुपये का मासिक फ़ायदा हो रहा है। आज पिछले 6 साल से दिल्ली में किसी भी प्राइवेट स्कूल को 1 रुपया फीस नहीं बढ़ाने दी गई है। पिछले 6 साल से, पहले जबकि हर साल बिजली के दाम बढ़ते थे, पिछले 6 साल से 1 रुपया बिजली के दाम में नहीं बढ़ा है। आज कदम कदम पर दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक मौजूद है जहां पर लोगों को फ्री दवाइयां दी जा रही हैं, 250 किस्म के फ्री टेस्ट दिए जा रहे हैं, महिलाओं के लिए बसों में यात्रा फ्री है। इस तरीके की जब आप जन कल्याणकारी सुविधाएं लोगों को देते हैं जिससे उन लोगों को आज जिस व्यक्ति के 7-8 हज़ार रुपये बच रहे हैं वो उस पैसे का फ़ायदा अपने परिवार की शिक्षा में, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में उपयोग ला रहा है। और जब ये बातें हम उत्तराखंड के घर घर तक पहुंचा पाएंगे कि विकास का मॉडल इस उत्तराखंड की आज की ज़रूरत है, हमें पूरी आशा है और हमारे कार्यकर्ता उस काम पर लगे हुए हैं। हमें पूरी आशा है कि इस प्रदेश की जनता से हमको उतना प्यार मिलेगा और वो अरविंद केजरीवाल जी के विकास के मॉडल को स्वीकार करेंगे। राजीव जी, प्रचंड बहुमत के फायदे और नुकसान शायद आप बहुत बेहतर ढंग से जानते होंगे क्योंकि आपने दिल्ली में एक प्रचंड बहुमत, एक ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया और न केवल एक बार बल्कि 2 बार।
और जो आपके आत्मविश्वास का कारण होगा शायद वो बीजेपी में भी वही कारण यहाँ पे मैटर कर रहे होंगे। लेकिन उसके बहुत सारे नुकसान भी होते प्रचंड बहुमत के, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त होता है। क्योंकि आप ये बहाने नहीं बना सकते कि सरकार कमजोर थी, सरकार बैसाखी की थी, जो साथ के दल थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। बीजेपी का सबसे बड़ा एक जो मजबूती का वो दावा करते हैं, वो कहते हैं 5 साल की सरकार में एक भी गंभीर एलिगेशन भ्रष्टाचार के हमारे ऊपर नहीं है। जबकि वो आपको काउंटर करते हैं, वो कहते हैं अरविंद केजरीवाल जो बहुत बड़े बड़े भाषण देते थे, जिनको पार्टी ने मोदी के समानांतर खड़ा करने की कोशिश की, वो पिछले कई महीनों से हाशिए पे हैं और मोदी के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। वो अंदर खाने लोग ये भी कहते हैं कि एक अंदर खाने समझौता हो गया है आप दोनों में, जैसे कि पहले आप में और कांग्रेस में हुआ था। उनके इस आरोप में क्या सच्चाई है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि बीजेपी की इस हताशा को हमको समझना पड़ेगा कि इस हताशा के पीछे क्या कारण है। आज बीजेपी इसलिए पूरी तरह से बौखलाई हुई है क्योंकि उनको नजर आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरे भारतवर्ष में हर प्रदेश में जनता जो है एक ऑल्टरनेट के रूप में देख रही है। आज राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को भारतवर्ष की जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आज अगर आप ये बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार की और करप्शन के मामलों की, देखिए 6 साल आज हम लोगों को दिल्ली में सरकार चलाते हुए हो गए। सीबीआई इनके पास है, ईडी इनके पास है, इन्होंने सारे मंत्रियों के घर पर छापे डाले। आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि मुख्यमंत्री के दफ्तर और निवास पर छापे मारे गए होंगे। लेकिन उसके बाद निकला क्या? उसके बाद कुछ नहीं निकला। उनके सारे जो दावे थे वो खोखले निकले। उनके पास अगर सब कुछ उनके पास है, अगर कोई करप्शन का केस है तो आप लाइए, सामने लाइए और जेल करिए। लेकिन ये सिर्फ चुनावी जुमले होते हैं। जब उनको कुछ नहीं निकल पा रहा है तो वो इस तरीके की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। रही उत्तराखंड के जीरो करप्शन वाली बात, देखिए बीजेपी के जो स्वयं के विधायक हैं, जो पूरन सिंह फर्त्याल जी हैं या जो बाकी और विधायक हैं, जो खुद अपनी सत्ता के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि आज की सरकार के अंदर भ्रष्टाचार है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही है आप एक बार को छोड़ दीजिए, कांग्रेस क्या कह रही है एक बार आप छोड़ दीजिए। जो खुद भाजपा के निर्वाचित विधायक हैं वो मुख्यमंत्री पर सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आप, और उस मंत्रालय पे आरोप लगा रहे हैं जो मुख्यमंत्री जी के अधीन आता है। तो आज की तारीख में भाजपा इस बात का तो अधिकार बिल्कुल खो चुकी है कि वो अपने आप को ये कह सके कि हम लोग जीरो करप्शन वाली सरकार है। राजीव जी, जैसा कि मैंने कहा, छोटा स्टेट है और यहाँ छोटी छोटी पार्टियों को भी कई सीटें मिल जाती हैं। क्या आप आज हमारे इस चैनल पे इस दमदारी के साथ कह सकते हैं कि आपको सीटें मिलेंगी, और अगर हंग असेंबली की स्थिति आती है तो आपके विधायक बिकेंगे नहीं, आपके विधायक सत्ता में भागीदारी नहीं करेंगे, जैसा कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ आपने किया? क्या आप ये कह सकते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात पूरे दावे से कहता हूं कि आम आदमी पार्टी पूरी 70 की 70 सीटों पर चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी। ऐसा सिर्फ लड़ने के लिए चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। और जिस तरीके का रिस्पांस हमको मिल रहा है, अभी हम लोग मेरा 70 पूरी विधानसभाओं का दौरा खत्म हुआ है। धारचूला से लेकर रुड़की तक सभी विधानसभाओं में हम एक बार अपना कार्यक्रम कर चुके हैं। लोगों के मन में जो आम आदमी पार्टी के प्रति जो रिस्पांस है, आप यकीन कीजिएगा कि हंग असेंबली का कोई सवाल नहीं होता है। जनता प्रचंड बहुमत से इस बार ये जो पुरानी जो संस्कृति चलती आ रही है, एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, इसको नकारेगी और तीसरे ऑप्शन की तरफ पूरी ईमानदारी के साथ और पूरे बहुमत के साथ मौका देगी। और फिर हम उत्तराखंड की जनता को ये दिखाएंगे, जब एक ईमानदार सरकार आती है तो वो जनता के लिए किस तरह हितकारी काम करती है। पहाड़ की राजनीति में एक सबसे बड़ी जो समस्या है कि जो लोग आपकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं उनकी अपेक्षाएं भी पहाड़ जैसी हैं। तो जब टिकट देने की बारी आएगी तो एक अजीब सी स्थिति, एक बड़ी हंगामा खेज स्थिति बन जाती है। दोनों प्रमुख पार्टियों में भी यही हाल होते हैं और बहुत सारे लोग उस समय भी छोड़ के, जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स में है पार्टी के, वो भी पार्टी छोड़ते हुए देखे जाते हैं। तो आपकी और इसके लिए क्या स्ट्रेटजी है कि जब टिकट की बात आएगी तो कैसे आप अपने लोगों को बांध के रख सकेंगे अपनी पार्टी से? देखिए, ये तो जब उस समय का समय आएगा तब उसके, अभी बहुत दूर है वो समय। लेकिन आज की तारीख में जिस तरीके से आम आदमी पार्टी में संगठन का काम चल रहा है, एक एक कार्यकर्ता, एक एक व्यक्ति जो आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है, वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि आम आदमी पार्टी जिसको चुनाव लड़ाएगी
उसको सब लोग मिलकर चुनाव जिताएंगे, सरकार बनाएंगे, जनता के काम जो इतने सालों से रुके हुए हैं उनको पूरा करवाएंगे। तो इस तरीके का कल्चर आम आदमी पार्टी में नहीं है कि अगर टिकट नहीं मिली तो लोग नाराज हो जाएंगे, दूसरी पार्टियों में चले जाएंगे। आप इक्का दुक्का बाद अगर आप छोड़ देते हैं तो हम 3-3 चुनाव दिल्ली में जीते हैं, पंजाब में हम लोग मुख्य विपक्षी दल की आज भूमिका निभा रहे हैं, वहाँ पर भी टिकटों का वितरण हुआ था। लेकिन जब भी जिसको एक बार पार्टी ने कह दिया कि भैया इनको चुनाव लड़ाया जाएगा, पूरा संगठन उसके साथ पूरी तन्मयता के साथ लगकर चुनाव जिताने में लग जाता है। तो इस तरीके की परेशानियां जो बीजेपी और कांग्रेस का कल्चर है, उसमें आम आदमी पार्टी में अभी इस तरीके की कोई समस्या नहीं है। चलिए, हमने बहुत सारी बातें राजनीति में कर ली, आपकी पार्टी के बारे में कर ली, थोड़ा आपके व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं। कैसे राजनीति में आना हुआ और धीरे धीरे आप दिल्ली और कहाँ उत्तराखंड, और आज आप एक सफल व्यक्ति भी कहे जा सकते हैं क्योंकि एक स्टेट की सह प्रभारी होने की जिम्मेदारी है। ये बताता है कि आपका जो व्यक्तित्व है वो जिम्मेदारियों को अच्छे से उठाता है। इसकी सफलता का श्रेय अगर चंद शब्दों में देना चाहें तो किसे देना चाहेंगे? देखिए, मैं अपने बारे में अगर आपको बताना चाहूँ तो मैं ईश्वर की कृपा से मैं एक बहुत अच्छे परिवार की तरफ से मैं नौकरी में अच्छी जगह बाहर, इंडिया से बाहर सेटल्ड था। लेकिन जब वो अन्ना आंदोलन चला, उस समय बहुत सारे नौजवानों को ये लगा कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं, हम अपने देश से इतनी दूर बैठे हुए हैं। उस समय हमारे मन में भी ये भाव आया कि हमको अपने देश के लिए कुछ करना चाहिए, और हम अपनी नौकरी छोड़कर अन्ना जी के आंदोलन में आए। अन्ना जी के आंदोलन से फिर आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। उसके बाद समय समय पर शुरुआत में मुझे एक बूथ की जिम्मेदारी दी गई, और ये इस बात का सूचक भी है कि आम आदमी पार्टी में व्यक्ति जो कर्मठता से काम करेगा उसके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुले हुए हैं। पार्टी ने मुझे समय समय पर जैसी जिम्मेदारी दी, दिल्ली में कुछ विधानसभाओं को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी दी, फिर पंजाब का जब चुनाव हुआ तो मुझे पंजाब में लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई। आज उत्तराखंड में पार्टी की तरफ से मुझे सह प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। तो भूमिकाएं बदलती रहेंगी, लक्ष्य सबका यही है कि अरविंद केजरीवाल जी का जो सपना है कि हर भारत का नागरिक शिक्षित हो, हर भारत का नागरिक स्वस्थ हो, तभी ये देश विकसित हो पाएगा। उस सपने को पूरा करने के लिए हम सब लोग कटिबद्ध हैं। उसी में मेरी तरफ से भी अपना जो व्यक्तिगत एक प्रयास है वो आम आदमी पार्टी को समर्पित है। आप हमारे शो में आए, हमको अपना बहुमूल्य समय दिया, अपनी रणनीतियों पर चर्चा की, अपनी योजनाओं के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ थे अन्ना आंदोलन की उपज, राजनीतिक कार्यकर्ता, उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड के सह प्रभारी और पार्टी से पहाड़ तक का सफर तय करने वाले राजीव चौधरी जी। और उन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि 2022 की चुनावी महाभारत में किस तरह से उनकी पार्टी उत्तराखंड में सत्ता और विपक्ष में शामिल पार्टियों को चुनौती देगी। अगले सप्ताह मिलेंगे हम ऐसे ही किसी अन्य शख्सियत के साथ। तब तक आप देखते रहिए फेस टू फेस। उस चीज को कैसे महसूस कर लेते हैं जो एक आशिक तब महसूस करता है जब दिल टूट जाता है। मुझे लगता है कि संगीत हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पायर होता है। उद्योग कुछ मैदानी जिलों में ही सिमट के रह जाते हैं, उनका जो लाभ है वो पहाड़ों तक पहुंचता नहीं, पहाड़ तक वो यूनिट्स लगती नहीं जो पहाड़ के नेचर के उद्योग हैं। हमने उत्तराखंड के अनुकूल पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया। देश में शायद एकाध कोई राज्य होगा जिसने उद्योग का दर्जा दिया। राम तेरी गंगा मैली, राम लखन, रामलीला, तो क्या कारण है कि राम आपके रग रग में बसे हुए हैं? आर रजा, ए अली, एम मुराद।